प्रैक्टिकल नहीं हो रहे? आप लोगों का कैसा हो रहा है प्रैक्टिकल? यस, अगर हो रहे हैं तो हमारे प्रैक्टिकल कैसे हो रहे हैं? यस, हाउ वाज द प्रैक्टिकल्स गोइंग ऑन? कल है, ठीक है। केमिस्ट्री का हो गया क्या? ओके, दैट्स ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ बेटा मधु, आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। कल है केमिस्ट्री का। ओ दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा, पायल और एकता के स्कूल में अभी नहीं हुआ केमिस्ट्री का? ठीक है, तो फिर तो ऑल द बेस्ट है बच्चे। केमिस्ट्री में वैसे तो टाइट्रेशन ही पूछी जाती है, वही फिनोल फेथाइलिन वाला आपको दे देंगे, वही आपको करना होगा, है ना? इजी सा। हाँ, तो बढ़िया है, उसमें तो कुछ ज्यादा खास नहीं होता, तो वो तो इजिली कर सकते हैं हम, है ना? करवाया नहीं है हमसे? अच्छा, मिथाइल रेड वाला भी ठीक है, करवाया ही नहीं फिर तो, फिर नहीं भी देते होंगे। ऐसा होगा ना कि अगर करवाया नहीं है बच्चे तो नहीं देंगे। सर ने किया है खुद? ये क्या बात है, ये तो और भी मजे की बात है ना? चलो बेटा, कल हम टेस्ट की बात कर रहे थे ना, तो मैंने आप लोगों को सिलेबस में पहले 3 चैप्टर ही बताए थे, बट 3 चैप्टर नहीं है, देर आर 5। आपका एक तरह से फुल सिलेबस टेस्ट है, जिसमें हम 5 चैप्टर आपको देने वाले हैं। वेरी फर्स्ट चैप्टर तो 3 चैप्टर तो मैंने आप लोगों को बताए ही थे, ठीक है ना? सबसे पहला मैंने बताया था कि थर्मो होगा, थर्मो का है। सेकेंड हमारा रिडॉक्स। थर्ड जीओसी। फोर्थ हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम का ही सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था? आयोनिक इक्विलिब्रियम। मींस इक्विलिब्रियम वाला मान लो एक ही चैप्टर है, उसके दोनों पार्ट्स आपको दे दिए। आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? ये आपका टेस्ट वैसे हर संडे होता था ना, अब ये टेस्ट हमारा संडे को, ये इसी संडे को ही टेस्ट होगा। ठीक है, कब है संडे को, क्या डेट आएगी हमारी? आई थिंक सो 5th of February। ठीक है ना, 5th आ रही है? यस, इज इट सो? नहीं, 6th। 5th ही है, ठीक है। तो 5th February को बच्चे ये एक मेजर टेस्ट है, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? एक मेजर टेस्ट है। ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है जैसे आप लोगों का होता था कि बस सिंपल इतने क्वेश्चन आएंगे। ये प्रॉपर जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि जैसे आप नीट और जेई का एग्जाम कैसे दोगे, बिल्कुल 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे हर एक सेक्शन में। ठीक है, पीसीएम और पीसीबी के क्या रहेंगे? अब ये देखो, फोटोन बैच का और कैटलिस्ट बैच का अलग अलग होगा, ठीक है ना? फोटोन और कैटलिस्ट का अलग अलग होगा, आप सबको अपना अपना बैच पता है, ठीक है ना? 150 हाँ टोटल क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर हम पीसीबी बैच के होंगे तो 45 हमारे पास किसके रहेंगे? केमिस्ट्री के। सही सा पेज, ये सब हमने कर लिया है। हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? अब हमारे जो बैच है, ये वाला बैच सबको पता है ना कि हमारा कौन सा बैच है ये? यस, एनीवन नो अबाउट इट? ये हमारा कौन सा बैच है, बताओ? नहीं पता? अपने बैच की डिटेल्स तो हमें पता है ना। 37, ये हमारा पीसीएम है बच्चे, कैटालिस्ट का, ठीक है ना? वी ऑल आर फ्रॉम पीसीएम ग्रुप 37 कैटालिस्ट। तो हमारे पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? आपको कैटालिस्ट नाम वाला पेपर ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है? कैटालिस्ट में हमारा क्या पैटर्न रहेगा कि हमें 50 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन ही फिजिक्स के, और 50 क्वेश्चन हमारे पास मैथ के, ठीक है? टोटली जैसे हम अपना पेपर देते हैं ना जेई का, नीट का, वही पैटर्न हमने रखा है, ठीक है? केमिस्ट्री के क्वेश्चन है आपके पास 50। बचे 5 चैप्टर हैं हमारे पास, ठीक है ना? 5 चैप्टर में जीओसी, जिसका टेस्ट आधे चैप्टर का हम ऑलरेडी दे चुके हैं, सिर्फ एक रेजोनेंस लगेगा आपको कि इस बार नया आ गया, बाकी इंडक्टिव कर लिया, नोमेनक्लेचर कर लिया। ऑल्दो इस वीक जो आप बच्चों की परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है ना? ये बात आप लोगों को भी पता है बेटा, ये बात हमें भी पता है, ठीक है, कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं थी।
अब क्यों अच्छी नहीं थी उसका रीजन सिर्फ आप लोग जज कर सकते हो, ठीक है ना। देखो बेटा, लैक ऑफ प्रैक्टिस, उसका एक मेन रीजन यही हो सकता है कि हमने प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। तो बच्चे वो चीज नहीं करनी। देखो आपको प्रॉपरली हमने पूरी कोचिंग दी है, ठीक है ना। एटलीस्ट अब ये पेपर में आपके पास मौका है कि आपको टीचर को पे बैक करना है। पे बैक का मतलब ये नहीं है कि हमें टीचर को पैसे देने हैं। एटलीस्ट ये टेस्ट सबने बहुत अच्छा करना है, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि जो हमने तुम्हारे ऊपर इतना टाइम लगाया है, इतनी मेहनत जो टीचर्स ने भी करी है, क्या वो हमारी भी सफल हुई है या नहीं। सो दिस टेस्ट इज रियली वेरी कंपल्सरी, ठीक है। हमें ये इस तरह से करना है। 5 ही चैप्टर है बेटा। थर्मो का आप टेस्ट दे चुके, रिवीजन डन है। थर्मो मैंने आप लोगों की क्लास में तो एटलीस्ट 8 लेक्चर में कराई होगी, ठीक है। 8 लेक्चर में थर्मो, 4 में रिडॉक्स करवाई है, और हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग और हर एक लेक्चर के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब ये बेटा थोड़ी सी मेहनत कर लो इस टेस्ट के लिए। दिस इज योर लास्ट टेस्ट, और इसके बेस पे, ठीक है, मैं ये भी बता देती हूँ, इसके बेस पे जजमेंट होगी कि आपको 12th में कौन सा कोर्स दिया जाएगा, ठीक है ना, कि आपको 12th में कौन से बैच में शिफ्ट करेंगे, और फिर टीचर की सिलेक्शन भी उसी बेस पे होगी। ये मत सोचना कि फिर, ये नहीं है कि अगर जो बच्चे बिल्कुल ही कम नंबर लाएंगे फिर उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मैं खुद बोल दूंगी कि ये तो मैंने इन्हें 11th में पूरा साल करवाया है और ये बच्चे अच्छे नंबर नहीं लाए, तो मैं नहीं करवाती इन्हें अब आगे 12th, ठीक है। तो सबने बहुत अच्छे से करना है ये टेस्ट। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि मैम जब क्वेश्चन करते हैं तो वो नहीं हमें समझ आते। बेटा प्रैक्टिस करो। आपको नोमेनक्लेचर सारा तो मैंने करवाया था। जितनी क्लासेस आप लोगों की लगती हैं, 4 डेज हमारी क्लास लगती है केमिस्ट्री में, किसी और बैच की नहीं लगती, ठीक है ना। फिर भी आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो, ठीक है। फिर भी आपका नंबर कम नहीं होना चाहिए। इस बार स्कोर कम था तो चल गया, लेकिन ये मेजर टेस्ट है, ठीक है। इसमें कोई भी बच्चा रिस्क नहीं लेगा, और ये मिस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसका भी ये टेस्ट मिस हो जाएगा तो हम उसको एज अ 12th कंसीडर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। 12th में जाने के लिए ये टेस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना है सबने, बहुत ध्यान से सबने ये टेस्ट करना है, एक एक क्वेश्चन को समझ के। अब जैसे पहले सारे टेस्ट हो रहे थे हमारे, तो वो कैसे थे कि सिर्फ 2-2 घंटे के थे। इसमें आपको बच्चे टाइमिंग भी हम 3 आवर्स की दे रहे हैं, तो बहुत आराम से सबने संडे को 3 घंटे निकालने हैं, और वो 3 घंटे ऐसे करने हैं कि मम्मी पापा को बोल देना है कि भाई टेस्ट हो रहा है, कोई मुझे तंग नहीं करे। बहुत ज्यादा इस उससे देना कि ठीक है, अगर मैं इस टेस्ट में अच्छे नंबर ले लेता हूँ ना बेटा, आप ये सोच लो कि अगर आपके इस टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो एटलीस्ट आप 1 स्टेप फॉरवर्ड हो, ठीक है ना। आप एक स्टेप आगे चले गए हो, कि ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ भाई तुम जेई और वो नीट में फटाफट से वही क्लियर कर पाओगे, बट बेटा यू कैन टेक अ होप। तो वहां से आपको उम्मीद जरूर मिलेगी कि ठीक है भाई, मेरा ये टेस्ट बेटर हुआ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो डन है, ये टेस्ट सबने जरूर देना है। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेस पे आपको 12th में हम बैचेस भी देंगे, और फिर सबको मैंने ये भी बोला था कि गिफ्ट भी मिलेगा। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा ना, उसके लिए गिफ्ट्स भी हैं हमारे पास। तो मिलना है ना सबने अपने अपने टीचर से, है ना। मैंने ये भी बोला था कि अगर ये टेस्ट का परफॉर्मेंस रहेगा जिसका, उसको लाइव, एक तो लाइव हम इवेंट रखेंगे, ठीक है। आप सब बच्चों को वहां पे इनवाइट करेंगे, आप लोग हमसे मिलना, ठीक है, जरूर मिलेंगे। तो उसमें हम आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को प्राइज भी देंगे, ठीक है। मैं उन बच्चों को भी अप्रिशिएट करवाऊंगी जो बच्चे रेगुलर मेरी क्लास में आते हैं, जैसे संस्कार, मधु, तान्या, एकता, विवेक, ये सारे बच्चे हमारी क्लास में डेली आते हैं, ठीक है ना। उन बच्चों का नाम भी हम वहां पे जरूर बोलेंगे कि दे आर रियली वेरी अटेंटिव स्टूडेंट्स, इन्होंने क्लासेस मिस नहीं करी, तो उनको भी एक ऑनर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज का सब ध्यान रखें कि टेस्ट किसी का मिस ना हो, और स्क्रीनशॉट बेटा भेजना ही भेजना है आपने मुझे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भेजना है, चाहे नंबर कम आए चाहे आपके आए ज्यादा, यू हैव टू सेंड मी द स्क्रीनशॉट, ठीक है। कम ज्यादा चलेगा, बट इस बार कोशिश करना कम ना आए ठीक है ना। एटलीस्ट इतने अच्छे नंबर लेके आना, मुझे ये तो लगे
अरे भाई मैंने तो इतनी मेहनत करी है तो मेरी मेहनत सफल हुई, ठीक है ना? एक टीचर को यही चाहिए होता है कि आप लोग अच्छे नंबर लेके आओ, और बाकी ना अवंती किसी से फीस लेता है, ना ही हम ये चीज़ों को वो करेंगे कि आप बाहर देखो बेटा, बाहर भी यही पढ़ाई है, कहीं जाओगे बहुत सारे पैसे दोगे, आकाश में जाते हो बहुत सारे पैसे देते हो, वो भी यही पढ़ाते हैं। और ऑल्दो क्या है, यहाँ पे हमने आपको कुछ भी फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम आपको 11th भी करवाया, 12th भी कराएँगे, और इवन दो हम ये भी नहीं कह रहे कि अगर 12th के बाद आपके कोई बेसिक कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, आपका जब तक पेपर नहीं क्लियर होता, आप तब तक क्लासेस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट लीस्ट ये चीज़ का ध्यान रखो कि जब आप कोई टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें अच्छे नंबर लाके एट लीस्ट टीचर को भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप लोगों के नंबर कम आते हैं ना, तो टीचर सोचता है अरे इन्होंने तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना? हम भी सोचते हैं कि यार इन्होंने तो पढ़ना नहीं है, फिर हम क्यों इतनी मेहनत करें, ठीक है? तो अब सबने प्रूव कर देना है कि मैम यस वी कैन डू दिस, ठीक है? हैंड रेज करो, कौन कौन बहुत अच्छे नंबर लाने वाला है इस टेस्ट में? गिव मी हाई फाइव। गिव मी ओनली 4 स्टूडेंट्स। गायत्री वेरी गुड, मुन्ना वेरी गुड, तान्या, मधु, और रह कौन गया? गायत्री रह गई, गायत्री ने अच्छे नंबर नहीं लेने। यस गायत्री। बनी, बनी को क्या हो गया? बनी ने नहीं अच्छे नंबर लेने? एग्जाम 600 मार्क्स का तो नहीं, 600 का। एक सेकेंड, लेट मी सी। नंबर तो मुझे कंफर्म नहीं है 600 का होगा या नहीं। हाँ, 50, 50, 150 क्वेश्चन है ना, तो कितने, 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, हाँ फिर 600 का ही होगा। यस, इट वुड बी ऑफ 600, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चे, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। पॉइंट जैसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 25% की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक। बाकी एक बारी फिर भी मैं पूरा प्रॉपरली आपको कल दोबारा से नेगेटिव मार्किंग और मार्क्स के बारे में एक बारी बता दूंगी। बाकी आज ये टेस्ट का थोड़ा था तो इसको बच्चे बहुत ध्यान से करना है सबने, ठीक है। एटलीस्ट गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम योर साइड कि आप लोग मुझे ये बता दो कि मैम हमने आपका नाम रख लिया, ठीक है। मेरा नाम नहीं डुबोना किसी ने। चलो ठीक है, तो बच्चे ये वाला चैप्टर आज हमारा खत्म है, थोड़ा सा रह गया था उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सारी रेजोनेंस तो पढ़ ली थी, आज हमें करना था रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी से, ठीक है ना। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी में क्या है बेटा? द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो डिफरेंस होगा बच्चे एक्चुअल स्ट्रक्चर का, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, एंड द लोएस्ट एनर्जी, और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, उन दोनों के बीच में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब हम एनर्जी निकालते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एनर्जी किसी एक्चुअल या फिर जिसको मैंने बोला था रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर की एनर्जी माइनस मोस्ट स्टेबल की जितनी एनर्जी है, उन दोनों को जब हम माइनस करते हैं दे विल गिव अस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो जितने ज्यादा बच्चे नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे, यानी जितने ज्यादा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतनी ही हायर उसकी क्या होगी? रेजोनेंस एनर्जी। मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। मेरी साइड से है या आपकी साइड से है नेटवर्क इशू? मे बी फ्रॉम योर साइड काफी। बच्चे रिज्वाइन करके देख लो, ठीक है। सो ये चीज रहेगी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी हमारी। एंड सेकेंड थिंग क्या है? द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उस वो उतना ही ज्यादा एक्चुअल स्ट्रक्चर के को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, यानी उतनी सिमिलैरिटी वो रखेगा एक्चुअल स्ट्रक्चर के साथ। सो देयर आर टू थिंग्स कि जितने ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ही ज्यादा हाई रेजोनेंस एनर्जी, और जितना स्टेबल हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, वो उतने ही एक्चुअल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन में होगा, यानी उतना ही क्लोज होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर से। अब हम देखते हैं कि हमें चेक कैसे करने होते हैं।
रूल्स टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। हमें कैसे पता चलेगा कि किसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं या किसकी स्टेबिलिटी हाई होती है या नहीं? तो वो सबसे पहला रूल क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर देन एनी वन ऑफ इट्स कैनोनिकल फॉर्म्स। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है किसी भी अदर फॉर्म से। अगर आपके पास बच्चे 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उन पांचों से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर। जो ट्रू स्ट्रक्चर है जिससे आप शुरू कर रहे हो बनाना, ठीक है ना, वो होता है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर, स्टेबिलिटी डायरेक्टली उस पर डिपेंड करती है। थर्ड क्या आता है? नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पोलर। नॉन पोलर में मान लो, नॉन पोलर मैंने क्या बताए थे? जो जुड़वा भाई हो एक जैसे, H2Cl2। और पोलर कौन से होते हैं बच्चे? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जैसे HCl, NaCl, ये चीजें ये हमारी पोलर होती हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एक पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। और सेकेंड रूल क्या था? कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की उतनी ज्यादा होगी। अब मान लो मेरे पास पहले 3 कार्बन की चेन थी, मेरे पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड थे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड मान लो 2 थे, और दूसरा मेरे पास 4 थे, 1 2 3 4। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 4 वाला, 4 कोवेलेंट बॉन्ड वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द 2 बॉन्ड। और फर्स्ट रूल उन्होंने क्या बोला? कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना वो तो हर एक फॉर्म से ज्यादा स्टेबल ही होगा। रूल नंबर 4 क्या बोला गया? अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया ना कि नॉन पोलर पोलर से ज्यादा होंगे, नॉन पोलर वाले पोलर से ज्यादा स्टेबल होंगे। रूल 4 क्या कह रहा है? कि पोलर स्ट्रक्चर, अगर कोई हमारे पास पोलर स्ट्रक्चर आता है जैसे कि HCl विद कंप्लीट ऑक्टेट, अगर उसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट से वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, पोलर स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन पोलर विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जो पोलर स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट ऑक्टेट का वो ज्यादा स्टेबल होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट से। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कि मान लो अगर HCl है, HCl में Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। दिस वुड बी मोर स्टेबल। यस, किसी को कुछ पूछना है? माइक ऑन कर दूं? ओके ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी ऑन द माइक एज वेल। यस। मैम वो मैम जो टर्म 1 है उसके भी कुछ डाउट्स हैं, मतलब रिवीजन करते समय जो डाउट्स आए थे, और अभी भी मैम कुछ डाउट्स है, तो वो कैसे क्लियर होंगे? आप बच्चे मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो पर्सनली, ठीक है। मैम एक बार आप पोलर और नॉन पोलर बता दीजिएगा कैसे, मतलब कोई एलिमेंट अगर दिया है या फिर, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर? बच्चे पोलर कौन से होते हैं? पोलर वो कंपाउंड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जैसे H पे पॉजिटिव चार्ज हो और Cl पे नेगेटिव चार्ज हो, ये तो होते हैं हमारे पास पोलर कंपाउंड, ठीक है। नॉन पोलर कौन से होते हैं? नॉन पोलर होते हैं जो ऑलमोस्ट सेम हो, जैसे जैसे मैं बताती हूँ हमेशा, नॉन पोलर होते हैं जुड़वा भाई, जैसे H2 है, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव, जो एक जैसे होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। और पोलर हमेशा अलग अलग होंगे और उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, जैसे H पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यस और मैम। मैम बाकी कोई भी यस यस सृष्टि बोलो। एक डाइपोल मोमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट हमारे पास पोलर और नॉन पोलर को ही डिफाइन करता है। डायपोल मूवमेंट नॉन पोलर के लिए हमेशा 0 होता है। नॉन पोलर में क्या होता है? डायपोल मूवमेंट 0 होता है। डायपोल मूवमेंट का क्या मतलब है? कि जो चार्जेस के बीच में डिफरेंस है ना वो ऑलमोस्ट 0 रहता है। डायपोल मूवमेंट को हम Q इंटू डी लिखते हैं। Q क्या आ जाता है? चार्ज, चार्ज ऑन द साइड्स, और डी होता है इनके बीच का डिस्टेंस। तो जब चार्ज सेपरेशन ही ऑलमोस्ट 0 है नॉन पोलर में, बहुत कम कम चार्ज होते हैं क्योंकि एक जैसे हैं,
तो बहुत पार्शियल चार्ज होगा, तो उसको हम ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं। तो नॉन पोलर वो होते हैं जिसका डायपोल मोमेंट जीरो हो, और पोलर वो होते हैं बच्चे जिसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इनमें डिफरेंस ज्यादा होता है, तो कोई ना कोई म्यू की वैल्यू आती ही आती है। मैम तो जैसे HCl का डाइपोल मोमेंट निकालना, तो इसे कैसे निकालेंगे? बेटा डायपोल मोमेंट के लिए ना इसको आपके चार्जेस और डिस्टेंस दे रखा होगा, फॉर्मूला होता है इसका क्यू इंटू डी का। तो अगर हमें क्यू और डी मेंशन होगा देन ओनली यू कैन कैलकुलेट। ओके ओके मैम। और सृष्टि बेटा मैं ना आपको बिटली लिंक दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना हमारे पास पिछले आपके फर्स्ट 4 चैप्टर के भी लिंक हैं, मैंने वो भी करवाया हुआ है, तो आप इसको एक बारी सारी वीडियोस को देख सकते हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो ही और शी कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, ठीक है। मेरा नंबर आपको ग्रुप पे मिल जाता होगा, मैं रोज अपडेट भी डालती हूँ कि क्लास ज्वाइन कर लो, वही मेरा पर्सनल नंबर है, उस पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। तो ये लिंक पे आप देखना फर्स्ट 4 चैप्टर, 5th 6th जितने भी चैप्टर आपके आने वाले हैं ना पेपर में, सबकी क्लास है, ठीक है। फर्स्ट 4 चैप्टर का क्रैश कोर्स है, बल्कि एक एक 1.5 घंटे में हमने मेन क्वेश्चन के थ्रू कर रखा है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर में, ठीक है। 40-45 मिनट का लेक्चर होगा, उसको जरूर सुनना है सबने, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर किए हुए हैं। ओके तो अब चलो दोबारा से रूल 5 की बात करते हैं बच्चे। रूल 5 क्या कहते हैं कि जब किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, जो नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे नेगेटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज हो किसी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे, तो वो क्या होता है, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं, दे विल बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। और रूल 6 क्या कहता है, हमारा रूल 6 क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस। अगर दो लाइक चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं, वो दूर दूर है, मान लो एक H पॉजिटिव है, यहाँ पे बीच में कुछ उसके CH2 है, CH2 है, और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ज्यादा सेपरेशन होगी तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड सेपरेशन ऑफ अनलाइक चार्जेस डिक्रीज द स्टेबिलिटी। ओके दैट्स द थिंग। चलो एक बारी दोबारा से हम पांचों रूल को एक बारी दोबारा पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन चेक द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या बोलता है बच्चे, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कैनोनिकल फॉर्म्स, कि जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है कैनोनिकल फॉर्म्स के। कैनोनिकल फॉर्म्स क्या, इसको रेजोनेटिंग फॉर्म्स भी हम बोल सकते हैं, क्या ना, कि जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो स्टेबल तो होंगे, बट उस सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, एक्चुअल स्ट्रक्चर की। और जितने ज्यादा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू पोलर। और फोर्थ रूल में हमने क्या बोला कि पोलर जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू दोज जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और नेगेटिव चार्ज अगर हमारे किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस इंक्रीज द स्टेबिलिटी, जबकि सेपरेशन अगर अनलाइक चार्जेस में है, अगर तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दूर दूर है तो ज्यादा स्टेबल होंगे, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर होते हैं ना तो इनके इफेक्ट ज्यादा खिल के नहीं आते, हम क्या कहेंगे, इनके इफेक्ट जो है वो इतने वर्कआउट नहीं कर पाते। तो सेपरेशन ऑफ अनलाइक चार्जेस क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है स्टेबिलिटी को। ये कुछ हमारे पास रूल्स थे, ठीक है। रूल नंबर 4 में बच्चे ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट का क्या मतलब होता है, कि अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑटरमोस्ट में उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो एक स्टेबल कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ऑलरेडी है इसके पास, बट इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, दीज आर जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक। अच्छा अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, विच एकाइलियम आयन इज मोर स्टेबल, दिस वन और दिस वन। ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें देखना है, दिमाग लगा के, डबल और ट्रिपल में, या फिर आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज का आप कंसर्न देखो,
क्या रहेगा? 2-3 पॉइंट इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, मैं इसका पोल रेज करती हूँ, फिर हम उसमें आंसर करने का ट्राई करेंगे। नहीं होगा तो फिर तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं, उसमें कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, लेट्स जस्ट डू इट। यस, गो फॉर इट। अरे वाह भाई वाह, 3 वोट्स आई हैं, तीनों ही एक ऑप्शन को। मतलब अब ये नहीं पता कि क्या वो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं या गलत हैं, बट वोट तीनों ने एक ही 3 बच्चों ने एक ही ऑप्शन को करी है। देखते हैं। अरे टाई कर दिया, 3 वोट ए को, 3 वोट बी को। ठीक है, अच्छा अब एक हिंट देती हूँ, बाकी के बचे हुए बच्चे उससे वोट कर लो। सबसे पहला पॉइंट हमने कोवलेंट बॉन्ड का करा था कि जितने कोवलेंट बॉन्ड हाई होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो कोवलेंट बॉन्ड गिन लो, इसमें कितने बॉन्ड है? 1, 2, 3। ए के पास 3 कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, जबकि बी के पास 1, 2, 3, 4। बी के पास हमारे पास 4 कोवलेंट बॉन्ड है। तो जिसके पास बच्चे जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे ना, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ए के पास 3 है, बी के पास 4 है, तो हमारा ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी। मोर स्टेबल वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डन है, क्लियर। 4-4 वोट से टाई रखा हुआ है हमने हमने ना ए को जिताया ना बी को जिताया। वेरी गुड। दैट्स ग्रेट, क्लियर, गुड। अब बच्चे जैसे यहाँ पे क्लियर क्लियर होता है, टेस्ट में भी मेरे को क्लैरिफिकेशन दिया करो। अच्छा, अब हमें बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? लीस्ट स्टेबल चार्ज सेपरेशन देखो, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव का चार्ज देख लो, कोवलेंट बॉन्ड देख लो, सारे पॉइंट यहाँ पे थोड़े बहुत आते हैं। हर एक पॉइंट को देख के सोच समझ के ये सोचो कि यहाँ पे भी ना हमें जल्दी में आंसर नहीं करना, हमारे पास टाइम है, हमें इसको सोच के आंसर करना है। ठीक है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे पहले दिमाग में लाओ। हाँ, ठीक है, तो फिर इसका आंसर करना है सबने। ठीक है, बी, अब थोड़े से सिंसियर हो जाओ, पेपर भी आने वाले हैं हमारे, तो हमें गलती नहीं करनी, गलती करने का हमें चांस रखना ही नहीं है। तो बहुत सोच समझ के बेटा, 3-4 पॉइंट है, मैं रिपीट भी कर देती हूँ कि क्या क्या देखोगे इसमें। एक तो चार्ज सेपरेशन देख लो, अगर लगता है कि चार्ज सेपरेशन से नहीं आएगा, कोवलेंट बॉन्ड को गिन लो। अगर लग रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड भी भाई सेम सेम है, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप क्या देखो कि किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे भी चार्ज है, तो वो वाला आइडिया देखो। अब क्या इसमें लगेगा, क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए? लीस्ट बोला है बिल्कुल बच्चे, मोस्ट स्टेबल मत कर देना, लीस्ट यस मैम, स्टेबल नोट्स लगेगा। देख रहे थे। हाँ, ध्यान से। अभी तक 3 ही वोट्स आई हैं, कर लो, सोचो, देखो क्या होगा। यहाँ पे नहीं वोट करना, वहीं पे करो। ठीक है,
ओके, वेरी गुड। सृष्टि ने कर दिया। संस्कार 5 वोट्स, फटाफट से वोट करो, 10 तो कर लो। भारी बहुमत से किसको जिताया जा रहा है? भारी बहुमत से सी जीत रहा है वैसे। वेरी गुड। अच्छा, आप बताओ सी किसने वोट किया? किस किसने सी को वोट दिया? मैम मैंने। क्यों दिया? क्या रीजन था? मैम मैं बताऊं? हाँ मधु, आप बता दो। मैम इसमें लाइक चार्जेस का डिस्टेंस कम है ना, इसलिए। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही। देखो बच्चे, सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आता है? मैं अगर स्टूडेंट हूं, मुझे ये क्वेश्चन करना है, मेरे पास सबसे पहला आएगा, मैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिनूंगी। ठीक है, मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आएगी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। तो 1 2 3 4 5 6, ए में मैंने बोल दिया कि 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। बी के गिने मैंने 1 2 3 4 5, बी के पास 5 है। सी के पास 1 2 3 4 5, सी के पास 5 है। डी के पास 1 2 3 4 5। अब मुझे लग गया अरे भाई ये तो काम नहीं कर रहा। ठीक है ना, कि हमसे अगर मोस्ट स्टेबल पूछा होता ना, तो मैं फटाफट से ए लगा देती कि अच्छा भाई इसके पास सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऑप्शन ए ही होगा। अब पूछा भी लीस्ट है, अब मैं इन तीनों में से कहाँ कंफ्यूज हूँ? ठीक है ना, तीनों को क्या देखूं? ये मैंने काटा, फिर मैं देखूंगी चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर तो अनलाइक चार्जेस दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे? अगर हमारे पास क्या है कि अनलाइक चार्जेस का क्या था, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, सेपरेशन। लाइक चार्जेस की सेपरेशन अगर ज्यादा हो तो वो उसकी इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी। अगर लाइक चार्जेस की सेपरेशन ज्यादा हो, यहाँ पे तो लाइक चार्जेस की सेपरेशन कम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लाइक चार्जेस की सेपरेशन कम है। कम है तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये क्या होगा हमारे पास? लीस्ट स्टेबल होगा। तो यहीं से पकड़ लेंगे हम। ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले हैं तो स्टेबल बनाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव वाले लीस्ट स्पेस है तो स्टेबल। ये भी स्टेबल है भाई, ये भी स्टेबल है। इसको तो वैसे ही काट दिया, ए के 6 थे। ए ऑप्शन तो मैं दोबारा देखूंगी ही नहीं कि भाई 6 थे तो काट दो। अब मैंने बी को देखा, पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ है तो स्टेबल है। अब यहाँ पे दोनों सेम चार्जेस साथ साथ है। उन्होंने क्या बोला था कि अगर सेम चार्जेस दूर दूर हो तो ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर दूर दूर पे ज्यादा स्टेबल है तो पास पास पे क्या होगा? पास पास पे तो लीस्ट स्टेबल होंगे ना। पास होने पे बच्चे वो क्या करते हैं? वो रिपल्शन शो करते हैं, वो मॉलिक्यूल को धकेलते हैं, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं? कम। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पास पास थे तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे, इसको भी काटा। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर हुआ ये सबको? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भारी बहुमत से जीता भी हमारा सी था, और हमारा विजेता जो था वो बिल्कुल सही हमने चुना। ठीक है, तो पहले कोवेलेंट बॉन्ड देखे, कंफ्यूज कर दिया उसने। फिर हमने चार्ज सेपरेशन देख लिया, वो हमें सही गया। तो हमारा ऑर्डर ए बी सी डी, ये भी कर सकते हो, ए बी डी सी था। अच्छा, अब फिर से एक लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर से लीस्ट स्टेबल है। अब तो ज्यादा सोचने का मौका नहीं है, फटाफट से हम आंसर कर सकते हैं। लेट मी रेज अ पोल। इसका आंसर हम जल्दी से करेंगे। ठीक है, वैसे जल्दी का काम शैतान का होता है, तो हम जल्दी नहीं, हम सोच समझ के करेंगे। यस, पोल में करेंगे आंसर बच्चे हम। इस बार भारी बहुमत से हम किसे जिता रहे हैं? ओके, वेरी गुड। ठीक है, भारी बहुमत से ए को जिताया गया है कि ए हमारा बिल्कुल वही बात, चार्ज सेपरेशन की वजह से। अब देखो बच्चे, ये तो हमें लीस्ट स्टेबल पूछा था तो हमने आंसर कर दिया ए। बट अगर हमें ऑर्डर निकालना हो इन तीनों में से
कि बी सी डी में से अच्छा ए के बाद कौन सा आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, वो चीजों का हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चारों में ही सेम थे, ए बी सी डी चारों में टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, सेम नंबर ऑफ चार्जेस है, सबके पास नंबर ऑफ चार्जेस भी सेम है, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके पास इतने ही नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। बट ए इज द लीस्ट स्टेबल, ए तो हमारा लीस्ट स्टेबल है क्योंकि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो डिक्रीज कर देते हैं स्टेबिलिटी को, सेपरेशन ऑफ अनलाइक चार्जेस कह लो कि अनलाइक चार्जेस या फिर लाइक चार्जेस जो हैं वो दोनों पास पास है, इन्होंने इसकी इसके साथ भी टेंडेंसी देख ली, वो दूर दूर है। एक चीज ये हो गई। अब हम देखेंगे कि अगर हम कंपैरिजन करें सी और डी का, अगर हम सी और डी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सी में देखो ओ पे तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, इन्होंने कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया। और डी क्या कह रहा है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी डी और सी में से डी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सी, ठीक है ना। तो डी की हमारे पास स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी, सी से ज्यादा। अब हमें डी सी और ए का ऑर्डर तो मिल गया, अब हम देखते हैं बी की बात करते हैं कि बी में क्या आ रहा है। बी में देखो बी बिल्कुल एग्जैक्ट है, उसने नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज दिया और ऑक्सीजन को नेगेटिव, और प्रॉपर डिस्टेंस है पॉजिटिव नेगेटिव कि एक पूरी सिमेट्री में चल रहे हैं वो, चार्ज सेपरेशन जो है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से वो शो कर रहा है, इस वजह से बी जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, बी डी सी ए, दिस वुड बी आवर आंसर। क्लियर हुआ ये सबको? यस, इज इट क्लियर? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 minute, गिव मी अ 1 minute। थोड़ी लो आ रही है। यस, सॉरी फॉर द एक्सक्यूज। डन है ये क्वेश्चन में, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं आ रहा बच्चे, वो नहीं है सिलेबस में, उसको भूल जाओ, उसको कर लेंगे मार्च में, ठीक है। मार्च में जैसे आप तो पीसीएम वाले हो, 17 को आखिरी पेपर है मेरे ख्याल से, 17 मार्च लास्ट पेपर। यस, 15 को है मैम। 15 को है, अरे वाह, फिर तो ठीक है, फिर आपको थोड़े 15 दिन जो रह जाएंगे ना उसमें करवा देंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एसपी वाला जो भी हो जाएगा। 3 को कैसे, यहाँ क्लासेस से? मैम हमारा तो 28 को ही खत्म हो जाएगा। 28 को, अच्छा 28 तो फरवरी, दैट्स ग्रेट। तुम्हारा लास्ट केमिस्ट्री का ही होगा। 3 को फ्री हो जाएंगे। संस्कार 3 मार्च की बात कर रहे हो बच्चे? 13 मार्च को, हाँ ओके ओके। हाँ सबके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे ना, उसका इतना आइडिया नहीं है। चलो
अच्छा इसकी कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी, बहुत इजी सा रूल है अब तो। कंपेयर करो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की या बी की? यस, हु स्टेबिलिटी वुड बी हाई, ए और बी? किसकी स्टेबिलिटी हमारे पास ज्यादा होगी, ए की या बी की? ए की। क्यों ज्यादा होगी ए की? मैम मैम क्यों? क्योंकि ए में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, और ऑल्दो ये बेटा है भी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है ना, डबल बॉन्ड फिर सिंगल, तो इसमें रेजोनेंस भी बन जाएगी, इसलिए भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा भी लिख सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, या फिर हम क्या लिखते हैं इसको, ड्यू टू मोर कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है, ड्यू टू रेजोनेंस और मोर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, अगर हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखें तो ये देखो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड, सिंगल डबल, फिर यहाँ पे सिंगल और ये डबल बनाएगा, ये वाला बॉन्ड इसको दे देगा और नेगेटिव बॉन्ड इसको दे देगा, यही होता है ना कॉन्जुगेशन में। देखो हम कैसे बनाते हैं रेजोनेंस, हम क्या शो करते हैं कि जिसके पास तो कोई नेगेटिव चार्ज है वो अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करता है और ये इसको नेगेटिव चार्ज बना लेता है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज डबल बॉन्ड। सो here we can see that pi bond is in conjugation with a negative charge, एक पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में है नेगेटिव चार्ज के, तो रेजोनेंस बनेगी, मतलब रेजोनेंस तो बनेगी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, तो इस वजह से इंटरमीडिएट जो है ये वाला हम उसको कह सकते हैं स्टेबल है। पहले पता क्या होता था, जब हम करते थे ना कोई क्वेश्चन, ट्वेल्थ में जब आप जाओगे तो हमारा एक रूल होता था, मैं चिटिंग करने को नहीं कह रही, बट कई बार क्या होता था, बहुत सारे ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वाई दिस इज स्टेबल, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते थे कि वाई दिस कंपाउंड इज स्टेबल, वाई ए इज मोर स्टेबल देन बी, तो हम कहते थे कि जिसका कुछ आंसर नहीं आता ना उस पे सीधा सीधा लिख दो रेजोनेंस इफेक्ट। ये ना ट्रिक बहुत काम आती है, अभी आपको रेजोनेंस थोड़ा इतना नहीं है, जब आप ट्वेल्थ में जाओगे ना कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आपको लगेगा अरे भाई सबका आंसर रेजोनेंस क्यों आई जा रहा है। तो ये होता है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि करो उसको ऐसे करके आना, बट कभी भी ऐसा लगे ना बच्चे कि कोई क्वेश्चन है ऑप्शनल और हमें उसकी स्टेबिलिटी का पता नहीं चल रहा, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो उसमें 90% रीजन रेजोनेंस इफेक्ट आता है। ठीक है ना, तो अगर हमें नीट और जेई में कभी क्वेश्चंस आ जाते थे ना कि अच्छा बताओ सी जो है वो डी से ज्यादा स्टेबल क्यों है, और कोई और कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, तो एटलीस्ट हम लिख आते थे भाई रेजोनेंस तो होगी। तो कई बार 90% केसेस में अगर हमारा लक अच्छा हो ना तो वो रीजन चल जाता है, अगर वो क्या कहते हैं किस्मत अगर अच्छी ना हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो मोस्टली आंसर क्या रहता है हमेशा, रेजोनेंस इफेक्ट। क्यों ज्यादा स्टेबल है, वही रेजोनेंस की वजह से। क्या प्रॉब्लम है, वो कम स्टेबल क्यों है, वो भी बेचारा रेजोनेंस की वजह से। सो ये एक बहुत कॉमन सी बात आती है। अच्छा चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद, लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, लीस्ट कैनोनिकल कोई बच्चे रेजोनेटिंग भी बोलते हैं, सबसे लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? अब अगर आप डबल बॉन्ड देख रहे हो तो सबसे आप इसको जरूर कह सकते हो इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड दो हैं, मान लो अगर इसी के हिसाब से, वैसे तो ज्यादा है सारे सिंगल बॉन्ड आएंगे, बट यहाँ पे आप ये सोच लो कि दो पाई बॉन्ड है इसके पास, तो ये स्टेबल ज्यादा हो गया। लेकिन इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है, इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है, सिर्फ चीज कहाँ आएगी इन दोनों के सेपरेशन के बारे में। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इधर भी नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस में बात आएगी कि सेपरेशन की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब इसका पोल में आंसर करेंगे सारे, ठीक है, लास्ट पोल। कौन किस किस को ऐसा लगता है कि अरे मेरी किस्मत तो अच्छी है, मैं अगर तुक्के से कोई क्वेश्चन लिखता हूँ तो वो आ जाता है मुझे, किसी को लगता है ऐसा?
मेरे साथ बहुत, कई बार कभी तुक्का नहीं काम होता। कर जाता है पर हमेशा नहीं। हाँ, कभी कभी मेरा ना कभी भी नहीं करता था वैसे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा नहीं करता। नोबिता वाला गैजेट लेना पड़ेगा, है ना। कहीं होते हैं किस्मत वाले वो कुछ भी। मेरी मेरी भी मधु तुम्हारे जैसा हाल है। मेरे तो खुद सही को भी मैं कई बार गलत कर देती थी, और फिर घर आके रोने बैठ जाऊं कि अरे ये तो आता था। हाँ बिल्कुल, संस्कार डोरेमोन को बुलाना पड़ेगा हमें, सही में। पता नहीं वो कौन से बच्चे होते हैं जिनका लक काम करता है। मैम ऐसा नहीं है, करता है। करता है, अरे वाह, ठीक है फिर तो। बताओ इसमें फिर सबसे, चलो लक इसमें तो आता होगा, इसमें लक की जरूरत ही पड़ेगी। ये हमें आता है कि कौन सा ज्यादा सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। मैम ए, फर्स्ट वाला। बिल्कुल ए होगा बच्चे सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल। चार्ज सेपरेशन, ठीक है ना, ज्यादा हो गया। इन्होंने क्या बोला था कि अनलाइक चार्जेस में अगर सेपरेशन कम हो ना, सेपरेशन लेस हो तो वो स्टेबल होते हैं। यहाँ पे सेपरेशन लेस है, ओ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ये वाला हमारा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट वाला रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो फर्स्ट लीस्ट, फिर सेकंड आ जाएगा, और थर्ड के पास तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा थे, तो ये हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल। क्लियर? दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्लास में हमें शुरू करना है अपना हाइड्रोकार्बन। ठीक है, परसों हम शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन के लिए। हमारे पास हमारी थर्सडे की क्लास आने वाली है, फ्राइडे की आएगी, मंडे की आएगी, ट्यूसडे की आएगी, और थर्सडे की आएगी। ठीक है, हम प्लान कर रहे हैं कि आपकी क्लासेस थर्सडे तक ही होंगी। थर्सडे को जो हमारी क्लास होगी वो एज अ सैटरडे जैसी क्लास होती है ना, वैसी होगी, मतलब क्लास जरूर आएगी, बट उसमें मैं आपको अकॉर्डिंगली हम ये इसमें इन 4 लेक्चर में हम अपना हाइड्रोकार्बन को कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको सारा हाइड्रोकार्बन एज अ रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। जिनकी बेचारों का एक एक लेक्चर लगता है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो थर्सडे को इसीलिए हमने प्रॉपरली रिवीजन रखा है हाइड्रोकार्बन के बैच का, ताकि उसमें हम इसको अच्छे से, और जितना हो जाएगा, मतलब हमारा तो पूरा ही हो जाएगा 4 लेक्चर में, तो उसको एक बारी हम रिवाइज भी कर मैम आप लेंगे। उसमें थोड़ा डाउट्स भी क्लियर कर दीजिए। हाँ बोलो बेटा। मैम उस वाले लेक्चर में डाउट भी क्लियर कर दीजिएगा। डन है, डन है। बाकी सृष्टि, अगर आपको बच्चे कुछ प्रॉब्लम भी होती है ना, वो क्या हो जाता है, आप मेरे को व्हाट्सएप करना। हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चे वो कर लिया था ना हमने, कॉन्जुगेशन की फॉर्म में ही करा था फर्स्ट में, इससे पहले वाली क्लास में किया तो था, जिसमें मैंने बताया था कॉन्जुगेशन किस तरह से इफेक्ट करती है, वही आ जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में जनरली वही इफेक्ट होता है कि अटैकिंग रिएजेंट जब तक है तब तक वो शो करेगा उसको, इफेक्ट को, जनरली रेजोनेंस से रिलेटेड ही है। जो रेजोनेंस हमने करा ना, सेम हाइपर कॉन्जुगेशन वही शो करता है। और एक इलेक्ट्रोमैरिक था, इलेक्ट्रोमैरिक में क्या होता है, वो तो टेम्परेरी इफेक्ट है। उसमें क्या होता है, जब तक अटैकिंग रिएजेंट होता है तब तक वो इफेक्ट इफेक्टिव होगा, उसके बाद जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट रिमूव कर दो, इफेक्ट भी हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर जो भी थोड़ा बहुत कमी पेशी रह गई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, फील फ्री टू आस्क ऑन व्हाट्सएप। एक दो बार बेटा रिमाइंडर भी कर लिया करो कि मैम बता दो हमने आपको भेजा है, सो आई विल रिप्लाई यू ऑल। ठीक है, अब थोड़े दिन ना ऐसे ही चलाते हैं कि जैसे मान लो पेपर आएंगे बीच में तो क्लासेस लेंगे, उसमें आपको प्रॉपर रिवीजन कराएंगे। ठीक है, वो 4 दिन की क्लास जो भी बच्चा लेगा, वो जो पेपर का 4 डेज का गैप है ना, वो जो भी बच्चा क्लास लेगा उसकी मैं गारंटी कहती हूँ, जो सोच रहा है मैं फेल होऊंगा वो पास हो जाएगा, जो सोच रहा है मैं पास होऊंगा उसके 20% नंबर और बढ़ जाएंगे, जिसको लगता है कि मेरे 80 आने ही वाले हैं उसके फिर 95 ही आएंगे। ठीक है, तो ये 4 डेज दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो गैप है वो सबने लेनी ही लेनी है क्लास। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू।